जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट में आज एक अच्छा दिन था क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न है। सीमेंट सेक्टर की तरफ से अच्छी जो है वो ग्रोथ दिखाई गई। प्रॉफ़िट्स में बहुत अच्छा इज़ाफ़ा देखने को मिला। उसकी बुनियाद पर मार्केट में आज हमें एक अच्छा राइज़ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद अच्छा आप कह सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर भी था। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस वक़्त मार्केट में ज़्यादातर जो है वो ट्रेड हो रही है और उस ट्रेड के नतीजे में हमें वाल मार्केट में वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 1 दिन पहले जो था, वो मैंने इस चीज़ बात की तरफ इशारा किया था जब मार्केट जो थी वो अपने रेज़िस्टेंस को ब्रेक करके ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर आने के मूड में थी कि ये वक़्त जो है ये नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर के लिए मौज़ू नहीं है। बेहतर ये है कि वो मार्केट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें फिर मार्केट में आएँ। नहीं तो जिस तरह से आज ही अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए कि मार्केट जो है उसने 14,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको आज ब्रेक करने की कोशिश की एक मर्तबा फिर। 1,14,200 का हाई बनाया और क्लोजिंग जो है वो 1,13,700 पर दी है। तो इसके दरमियान आपको एक अच्छा खासा फ़र्क नज़र आ रहा है। कल भी यही सिचुएशन थी कि मार्केट ने अपनी एक स्पाइक क्रिएट की और देन उसके बाद जो है वो आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो नया ट्रेडर जो है वो चूँकि इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होता, लिहाज़ा वो किसी भी ट्रेड में बाय करने के बाद बहुत ज़्यादा इंतज़ार में बैठ जाता है, जिसकी बुनियाद पर उसके नुकसान होने के चांसेस हैं। तो गुज़ारिश ये है कि नए लोग जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग के साथ मार्केट में आएँ और बिल्कुल इस चीज़ की तरफ ध्यान मत दें कि जी फलाँ शेयर जो है वो बहुत ऊपर चला जाएगा और फलाँ शेयर जो है वो डबल हो जाएगा। जब तक आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मार्केट से दूर रहिए। आगे चलते हैं जी, 396 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐड किए और सर्किट ब्रेकर की बात करें तो देखिए मार्केट में सिर्फ़ 396 पॉइंट्स मार्केट ने ऐड किए हैं, लेकिन अपर कैप में आपको 9 कंपनीज़ नज़र आ रही हैं। जबकि इससे पहले जो था इसमें आपको पायनियर सीमेंट भी जो था वो अपर कैप में था। इसके साथ जो था वो पीआईबीटीएल भी जो था वो अपर कैप में था। क्योंकि ये दोनों शेयर्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास मौजूद थे, हमारे हाथ तो आज 2 शेयर्स जो थे उनके अपर कैप लगे, एक पीआईबीटीएल का और दूसरा जो था वो पायनियर का। बाकी ठीक है कि प्रॉफ़िट की अगर हम बात करें तो माड़ी में से भी हमने थोड़ा प्रॉफ़िट लिया। ग्रीवाल सीमेंट में से लिया, उसमें अच्छा प्रॉफ़िट मिल गया। इसके साथ जो था डीजी खान में बड़ा अच्छा प्रॉफ़िट आया, उसमें भी चांसेस थे कि शायद कैप हो जाए। लेकिन उसके बाद ऑयल एंड गैस में हमें जो था वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और उसके बाद मार्केट के अंदर जो दीगर शेयर्स थे उसमें भी हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ नज़र आया। लोअर कैप की अगर हम बात करें तो लोअर कैप में 4 कंपनीज़ हैं, प्रीमा का लगातार दूसरा लोअर कैप, मेरा ख़्याल है दूसरा ही है शायद अगर मुझे याद है, मैं भूल नहीं रहा तो। तो मैंने गुज़ारिश की थी, मैं हर रोज़ ये छोटी-छोटी सी बातें ही रिपीट करता हूँ क्योंकि नए लोग भी आ रहे होते हैं चैनल के ऊपर और पुराने लोग जो हैं उनकी भी याद दहानी हो जाती है कि जब किसी शेयर में कोई 1-2 कैप लग जाए तो उसके पीछे ना भागा करें, कोई नई चीज़ तलाश कर लिया करें। लेकिन मसला ये है ना कि हमारे यहाँ दोस्त अहबाब जो है वो इंतज़ार करना पसंद नहीं करते और वो जो एक माइंडसेट बन चुका है ना हमारे यहाँ एक तो माइंडसेट हमारे यहाँ ये बन चुका है बहुत ज़्यादा, ये घर बैठे कमाइए। दूसरा माइंडसेट ये बन चुका है कि जी डिग्रियों से क्या फ़र्क डिग्री नहीं होनी चाहिए, स्किल सीखें। हालाँकि मैं ज़ाती तौर पर इन दोनों चीज़ों के खिलाफ हूँ। जब तक आपकी तालीम पूरी नहीं होगी, आप स्किल से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सकते। क्योंकि स्किल जो होती है ना जो तालीम होती है ना, वो आपके ज़हन को बड़ा करती है और जो स्किल होती है ना, वो एक अगर आप सिर्फ़ स्किल सीखेंगे और आपकी तालीम नहीं है, तो आप एक हद से आगे नहीं जा सकते। तो ये बेसिकली चूँकि यूट्यूब के ऊपर जो है वो ये चीज़ें चलती रहती हैं जी, फलाँ बंदे ने जी स्किल से देखें जी करोड़ों रुपया कमा लिया, वो फलाँ ने ये कर लिया। वो देखकर वो एक बंदे ने तो कमा लिया, तो बाकी जो उसको देखकर जो है वो अपना वक़्त बर्बाद करते हैं, उनके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं होती। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये था कि किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग के बगैर जो है जब आपको कारोबार करते हैं तो उसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब चलते हैं आगे। मज़ीद आज हमारी सिचुएशन क्या रही पीआईबीटीएल हमारे पास था, कैप हो गया, उसके बाद ग्रीवल सीमेंट में अच्छा प्रॉफ़िट हो गया। निशात मिल अच्छा चल गया, माड़ी में से हमने प्रॉफ़िट ले लिया, पायनियर जो था वो बाद में अपर कैप हो गया। अब देखें ये मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता चलूँ।
अब ये निशात मिल्स जो है, ये हमने को आज नहीं खरीदा या हमने को कल नहीं खरीदा, ये रफ़ली चंद दिन जो है वो पहले की हमारी बाइंग थी और मैंने ये दोस्तों को रिकमेंड की थी जी आप इसको खरीद लीजिए। हमने इसको जिस लेवल पर खरीदा ये उससे थोड़ा-सा नीचे आ गया, तो मैंने दोस्तों से कहा जी आप इसमें और ऐड कर लीजिए। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो थे उनको जब कुछ चंद दिन, बिल्कुल फ्यू डेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उनको इस शेयर को होल्ड करना पड़ गया तो परेशान होना शुरू हो गए। देखें जी वो चल नहीं रहा, वो जी ये हो गया, जी वो हो गया। अब मसला क्या है? मसला ये है कि वो दोस्त जो हमारे ग्रुप में शामिल हैं, उनको स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं है, जो घबरा जाते हैं इस किस्म की बातों से। उसका नुकसान क्या होता है? अभी आजकल भी हमने कोई 1-2 शेयर्स ऐसे रिकमेंड कर रखे हैं। आज ही मैं बात कर रहा था। मैं अक्सर ये चीज़ें छोटी-छोटी सी रिकमेंड करता रहता हूँ, ऐसे शेयर्स की जो कि अपने एक साइडवेज़ फ़ेज़ के अंदर होते हैं, जिनके अभी चलने के में वक़्त होता है, चंद घंटों का नहीं बल्कि चंद दिनों का होता है। सिर्फ़ ये चीज़ चेक करने के लिए कि क्या हमारे ग्रुप में मौजूद जो लोग हैं, क्या वाक़ईतन उनमें भी कोई अंडरस्टैंडिंग आई है कि नहीं आई? लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जो बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के ग्रुप का हिस्सा हैं, तो वो फ़ौरन परेशान हो जाते हैं जब 2-4 दिन वो शेयर जो है, उसमें कोई मूव नहीं बनती। तो गुज़ारिश करने का मकसद ये है कि अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आपको पता चलेगा। अब आज इसमें बड़ा अच्छा प्रॉफ़िट हो गया और अभी अपनी एक रेज़िस्टेंस के करीब अगर वो क्रॉस हो जाती है, तो यकीनन इंशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होगा इसमें। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कल जो था वो स्विंग ग्रुप के हवाले से मैं निशात चूनिया लिमिटेड की बात कर रहा था कि वो उसको हमने कहाँ पर खरीदने की कोशिश की, बिल्कुल लो के ऊपर। तो फिर इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना प्रॉफ़िट के लिए। रातों-रात जो अमीर बनने की बातें होती हैं ना स्टॉक मार्केट में, उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ख़ैर आगे चलते हैं जी। माड़ी में से कुछ मिल गया, निशात मिल बेहतर हो गया। उसके बाद जो था वो फिर पायनियर जो था वो अपर कैप की तरफ चला गया। ग्रीवाल मज़ीद ऊपर चला गया तो हमने फिर इसमें से मज़ीद प्रॉफ़िट टेकिंग की। अगर आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या आप अपने जो पोर्टफोलियो को डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये हमारे दोनों नंबर्स हैं जी। इन नंबर्स के ऊपर राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। अब चलते हैं जी आगे। आगे चलते हैं जी ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़ तो सीमेंट सेक्टर के 361 पॉइंट्स गो कि इससे ज़्यादा होने चाहिए थे। ऑयल एंड गैस के सिर्फ 77 है, फिर टेक्सटाइल अब आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जो था वो मैंने टेक्सटाइल के ऊपर बात की थी। ये होता है, जब तक आप उन सेक्टर्स की तरफ या उन शेयर्स की तरफ नज़र नहीं दौड़ाएँगे कि जो अपने लम लेट फ़ेज़ में होते हैं। लम लेट फ़ेज़ का मतलब होता है कि वो अपने साइडवेज़ फ़ेज़ के अंदर होते हैं और वहाँ से वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी मूव बना रहे होते हैं। लेकिन क्या है कि जिस वक़्त आपके पास पेशेंस नहीं होते, तो आप उस शेयर को खरीदेंगे, वो 2 दिन या 3 दिन परफ़ॉर्मेंस नहीं देगा या फ़र्ज़ करें 50 पैसे या 60 पैसे या ₹1 नीचे चले जाएगा, तो आप पैनिक हो जाएँगे और जैसे ही पैनिक होके आप उस शेयर को बेचेंगे, वो शेयर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद जो था वो कमर्शियल बैंक्स है, फिर केबल है, फिर उसके बाद 2-2 4-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई ख़ास अच्छी मूव जो है वो देखने को नहीं मिली। बाकी हमारे ग्रुप के मेंबर्स जो हैं, अगर वो कमेंट करके बताएँगे कि क्या सिचुएशन है, तो फिर यकीनन ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझने को मिलेगी और मेरी ख़्वाहिश होगी कि वो आज निशात मिल्स के हवाले से ज़रूर कमेंट करें कि हमने इसको क्यों इतने अरसा पहले खरीदा और फिर क्या थे। अभी एक शेयर और भी है, जब वो चलेगा तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं कैंडलस्टिक की बाद में। अनाउंसमेंट का सीज़न है। अनाउंसमेंट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत प्रॉफ़िट्स हैं। पीआईबीटीएल का 32 पैसे की अर्निंग उसके बाद अगर हम देखें तो फैक्टो की ₹4.40 की अर्निंग है, एबट लैबोरेटरीज़ की ₹53.46 की अर्निंग और ₹10 का डिविडेंड है, डिविडेंड बहुत कम दिया है इन्होंने। कोहाट सीमेंट की अर्निंग बहुत अच्छी रही। बीफो की अर्निंग जो है वो थोड़ी-सी कम रही। उसके बाद शेल पाकिस्तान की ₹15.41 की अर्निंग और ₹5 का डिविडेंड। चिराट की ₹3.69 की अर्निंग और ₹1 का डिविडेंड है। ये चिराट पैकेजिंग है जी ये वाला। उसके बाद फैसल बैंक है, ₹15 और 17 पैसे की अर्निंग, ₹2.5 का डिविडेंड दिया। मैपल लीफ की अर्निंग बहुत अच्छी है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की ₹23.55 की अर्निंग और ₹4.5 का डिविडेंड। बैंक्स के प्रॉफ़िट, सीमेंट सेक्टर के प्रॉफ़िट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से कि मैं गुज़िश्ता भी बात करता चला आ रहा हूँ कि ये बजट जो होगा, ये थोड़ा-सा बेहतर बजट होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बजट के। इसमें जब पीएसडीपी अनाउंस होगा, जो कि करना पड़ेगा थोड़ा-सा, पिछले साल हमने को ख़ास नहीं किया था, तो जब पीएसडीपी अनाउंस होगा, पैसा निकलेगा,
तो फिर आप ये देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं, वो ना सिर्फ़ के अवाम के अंदर बल्कि जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, तो फिर सीमेंट और स्टील की डिमांड जो है वो मज़ीद जनरेट होगी। तो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है और आखिरी बात ये है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से हमारा जो सीमेंट और स्टील सेक्टर है ख़ास तौर पर, इसमें और टेक्सटाइल सेक्टर भी, उसके ऊपर भी इसके पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स जो है वो हमें आते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो कर्ज़ा लेकर ही चल रही होती हैं। तो जब उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम के पे करना पड़ेगा तो उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसको आपने फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आपस में कोरिलेट करके अपना एक रिज़ल्ट निकालना होता है। तो बेहतर ये है कि इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप समझें। इस माइंडसेट से आप निकल जाएँ कि जी वो शेयर खरीद लें और वो ऊपर और वो नीचे और वो दाएँ और बाएँ। अंडरस्टैंडिंग होगी, शेयर अगर नीचे भी आ रहा होगा तो आपको पता होगा कि यार ये शेयर रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो शेयर जो है वो ऊपर भी जा रहा होगा तो आप परेशान ही होंगे, यार इसको मैं बेचूँ कि ना बेचूँ, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होगा आपके अंदर। आगे चलते हैं जी, और अच्छी खबर जो है वो ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 1.37 बिलियन डॉलर्स जो है वो प्रॉफिट वापस लेकर गए हैं अपनी होम कंट्रीज के अंदर। जबकि पिछले साल 7 महीनों के अंदर जो प्रॉफिट रिपेट्रिएट किया गया था वो इससे रफली कोई 90% कम था। तो इसका मतलब ये है कि दुगना प्रॉफिट जो है वो इस बार मौका मिला है कंपनीज को बाहर लेकर जाने के लिए। अब ये 2 चीज़ों की तरफ निशानदेही करता है। नंबर 1 कि हमने जो डॉलर्स के ऊपर जो कदगन लगा रखी थी, उस पर से थोड़ा-सा प्रेशर हटा है। और दूसरी बात ये है कि जब प्रॉफ़िट बाहर जाएँगे, तो जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर है, उनका एतमाद बहाल होगा। जब उनका एतमाद बहाल होगा, तो वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। तो इससे हमारी इकॉनमी का पहिया चलने के चांसेज़ हैं। ये जो छोटे-छोटे से जिसको हम लोग कहते हैं ना जी कि इंडिकेटर जो है वो मुस्बत होना शुरू हो गए हैं। जबकि आम दोस्त जो है वो तो जब भी आप उनसे बात करने वो कहेंगे देखें जी चने की दाल जो है वो तो फिर ₹5 मज़ीद महँगी हो गई है। तो बेसिकली इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स जो हैं उनका देखना और उसका पॉज़िटिव होने के बाद उनका इम्पैक्ट जो है वो ग्राउंड पर आने में कुछ रफ़ली कुछ 6 महीने लग जाते हैं। साल लग जाता है चीज़ों के इस तरफ जो है वो पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है वो एक आम आदमी तक पहुँचने तक। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये जब जो हमने बात कर रहे हैं कि इतना प्रॉफ़िट ये बाहर लेकर गए हैं, तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके हवाले से भी जिस वक़्त इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, तो यकीनन उससे हमारी मार्केट पर भी मुस्बत असर पड़ेगा। अगली खबर जो है वो बैंक ऑफ खैबर के हवाले से है। जैसा कि मैं पहले भी गुज़ारिश करता रहा हूँ कि जितना प्रॉफ़िट इस्लामिक बैंकिंग में है, उतना सूदी बैंकिंग में नहीं है। तो धड़ाधड़ बैंक जो हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। तो बैंक ऑफ खैबर ने भी जो है वो इस चीज़ की तरफ जो है वो मार्च मुकम्मल कर लिया है कि जी अब हम भी मुकम्मल तौर पर इस्लामिक बैंक हैं। आखिरी खबर जो है वो जो कि मैं गुज़िश्ता 3-4 दिन से लगातार ऐड कर रहा हूँ, उसी चीज़ को ये चीज़ जो है वो सपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एडवाइज़री काउंसिल है, उसने कहा है जी कि रुपी ओवर वैल्यूड है। अब मेरी आप उस बात की तरफ आ जाइए कि रुपया जो है वो मज़ीद ऊपर सॉरी रुपया मज़ीद नीचे जाएगा और डॉलर की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। ये चीज़ें सिर्फ़ मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि अगर डॉलर की तरफ इंटरेस्ट बनेगा, रियल एस्टेट की तरफ इंटरेस्ट बनेगा, तो जो पैसा इकोनॉमी में आ रहा है, उसका मार्केट के ऊपर का जो इम्पैक्ट है, वो कम होगा। तो लिहाज़ा जिस वक़्त आप अपना पोर्टफ़ोलियो बनाएँ या आप अपनी ट्रेड्स को देखें, तो इन चीज़ों को फैक्टर इन ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजुरेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमारी मार्केट जो है वो फिर दोबारा पता नहीं 2 लाख पे चली जाएगी। इन चीज़ों को भी आप देखें ना कि डॉलर में स्पेस बन रही है, प्रॉपर्टी में स्पेस बन रही है, तो आखिर वहाँ पर भी तो पैसा जाना ना। पहले ये स्पेस जो थी वो इतनी नहीं थी। तो ये खबरें मैं इसलिए शामिल करता हूँ ताकि आप मार्केट की रियलिटी को समझ सकें। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से कल जो था वो मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि जब तक मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन की तरफ मौजूद है, ज़रा दोबारा से ये मैं इसको कर लूँ, ज़रा बड़ा कर लें इसको थोड़ा-सा। हमारी इस वीडियो की एडिटिंग नहीं होती जी, तो इसलिए गलतियाँ हों, चाहे वो इमला की गलतियाँ हों या प्रोनंसिएशन के हवाले अदायगी में कोई गलती हो अल्फ़ाज़ की, तो वो फिर ऐज़ इट इज़ ही आपके पास जाती है। तो छोटी-मोटी चीज़ों को इग्नोर किया करें। देखा करें कि जो बात हो रही है, वो क्या हो रही है। तो बात ये थी कि जी कल मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि ये जो मार्केट की कल की क्लोज़िंग थी,
इसमें मेरा ये गुज़ारिश थी आपसे कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, मेरे हवाले से मार्केट जो है वो बेहतर है और उसके बेहतरी के मज़ीद चांसेस हैं। और आज जो है वो हमने एक अच्छा हाई देख लिया मार्केट का। अब मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया। अब इस वक़्त मार्केट के पास जो मुमकिना तौर पर सपोर्ट है, वो 1,13,500 का ये वाला ज़ोन है। अब आपका जो स्टॉप लॉस है, वो यहाँ नहीं बल्कि इसको ट्रेल करके यहाँ पर लेकर जाना चाहिए। इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा-सा ऊपर लेकर जाना और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना। अब इस वक़्त मार्केट के पास चूँकि सपोर्ट जो है वो 1,13,500 की है। आज ड्यूरिंग द डे हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। और थोड़ा-सा अगर मैं आपको एक चीज़ दिखा सकूँ वापस, कि मार्केट में बड़ी सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस है, बहुत सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस है और जब भी मार्केट में पॉइंट्स पड़ें, वॉल्यूम पड़े, लेकिन सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस हो, तो ये बड़ा डेंजर साइन होता है। नंबर 1, आप किसी भी सेक्टर को कमर्शियल बैंक्स को देख लें, सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस है। बहुत जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी भी नज़र आ रही है और नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है। फर्टिलाइज़र में देख लें, सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस है। ऑयल एंड गैस में देख लें, सिलेक्टिव है। इवन कि सीमेंट में आप देख लें कि लकी नीचे है आज। इसके बाद आप जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में देख लें, आप पावर जनरेशन में देख लें, आप आईटी में देख लें। तो करते-करते आपको तमाम सेक्टर्स में ये जो सूरत-ए-हाल है, ये नज़र आ रही है। तो जिस वक़्त सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस हो तो और वॉल्यूम अच्छे लगें, तो ये एक डेंजर साइन होता है। इसलिए आपको अपने स्टॉप लॉस के ऊपर ध्यान करने की ज़रूरत होती है। तो आपका स्टॉप लॉस जो है, वो 1,13,500 के नीचे होना चाहिए। हमने तो आज ये फैसला किया है। हम अक्सर औक़ात अपनी जो है वो प्लानिंग करते रहते हैं। ये वीक हमारा बड़ा अच्छा लगा माशाअल्लाह से। आज जो हमने फैसला किया वो ये है कि हमारे पास जो होल्डिंग है, रफ़ली जो है वो 75% जो है वो पॉज़िटिव में है। इंशाअल्लाह कल जो है हमारा प्रोग्राम है कि हम उसके ऊपर मज़ीद प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे और कल हमारा पहले सेशन में कम से कम कोई नई बाइंग करने का इरादा नहीं है। आप अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।